छात्रों, आज हम कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया कहानी के सारांश को जानेंगे। आधुनिक कहानियों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। इस पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा निर्वंशिया कहानी का सारांश बताइए। आधुनिक कहानीकारों में कमलेश्वर का विशिष्ट स्थान है। उनकी कहानियों में भोगा हुआ यथार्थ और मर्मस्पर्शी वातावरण साकार हो उठा है। मनुष्य के अंतः सौंदर्य का सजीव चित्रण और यथार्थबोध आपकी कहानी कला की विशिष्टता है। आपकी पहली कहानी अप्सरा एटा से प्रकाशित कामरेड नामक पत्रिका में सन 1951 में प्रकाशित हुई। आपकी कहानियाँ राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, सरहदों के बीच आदि कहानी संग्रहों में संकलित हैं। आपकी सुबह का सपना, सौंप, कुछ नहीं, कोई नहीं, खोई हुई दिशाएं, बेकार आदमी, राजा निर्वंशिया, नीली झील, फैसला, देवी की मां आदि चर्चित कहानियां हैं। राजा निर्वंशिया आपकी बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में जगपति और चंदा की कहानी के समानांतर राजा निर्वंशिया की कहानी है। दोनों कहानियों में काफ़ी समानताएं हैं, पर अंत दोनों का अलग अलग है। इसका सारांश दो बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। नंबर 1, काल्पनिक राजा की कहानी। नंबर 2, जगपति और चंदा की कहानी। तो छात्रों, पहले हम काल्पनिक राजा की कहानी की बात करते हैं। ये कहानी लेखक की मां उसे सुनाती हैं। इस काल्पनिक कहानी में एक राजा होता है और एक रानी होती है। वे दोनों अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके लिए संतान नहीं होती है, अर्थात राजा निसंतान होते हैं। एक दिन राजा आखेट के लिए जाते हैं। जब राजा 7वें दिन भी वापस नहीं लौटते तो रानी को लेकर मंत्री राजा को ढूंढने जंगल पहुंच जाते हैं, परंतु राजा उससे पहले ही वापस आ जाते हैं और उनको रानी का बाहर जाना
अच्छा नहीं लगता है। एक दिन राजा जब बाहर निकलते हैं, सफाई कर्मी महिला सफाई कर रही होती है और उस राजा को देखकर कहने लगती है कि राजा निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, पता नहीं आज रोटी नसीब होगी या नहीं। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखित होते हैं और अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि उस महिला का घर अनाज से भर दिया जाए। कई वर्षों के बाद राजा धन कमाने के लिए बाहर गए होते हैं, वापस होते हैं। राजा की गाड़ी का पहिया एक झाड़ी में उलझ जाता है और प्रयास करने पर भी वह नहीं निकलता है। इस पर एक पुरोहित उन्हें बताते हैं कि सकट के दिन जन्मा बच्चा यदि अपने घर से सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो ये गाड़ी आसानी से निकल सकती है। उनके कहे के मुताबिक 2 बच्चे अपने घर से सुपारी लाते हैं और राजा की गाड़ी को निकाल देते हैं। बच्चे आगे आगे चलते हैं, राजा की गाड़ी पीछे होती है और बच्चे अपने घर पहुंचते हैं और गाड़ी राजमहल में रुकती है। उसके बाद वह देखकर दंग रह जाता है। पूछने पर ज्ञात होता है कि यह राजा के ही बच्चे हैं, परंतु उसे भरोसा नहीं होता, अपनी रानी पर अविश्वास करता है और अविश्वास की स्थिति में उसकी रानी तपस्या करती है और कुल देवता को प्रसन्न करती है। कुल देवता प्रकट होते हैं और उन दोनों के बीच में जो अविश्वास था उस अविश्वास को दूर कर देते हैं और वे राजा रानी तथा बच्चे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यहाँ जो दूसरा बिंदु है जगपति और चंदा का, ये कोई काल्पनिक राजा या रानी नहीं है, ये हमारे समाज से ही यथार्थ के धरातल से लिए गए हैं। जगपति मैट्रिक पास है और वह लेखक का मित्र है। वह एक वकील के यहाँ मुहर्रिर हो जाता है। चंदा नामक लड़की से उसका विवाह होता है। इन दोनों के भी संतान नहीं होती है। जगपति अपने रिश्तेदारी में किसी कार्यक्रम में गया होता है। वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं, गोलीबारी होती है और जगपति के जांघ में 2 गोलियां लग जाती हैं। जगपति तथा चंदा को कई दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। अस्पताल का कंपाउंडर बच्चन सिंह चंदा को बताता है कि यदि बाहर से महंगी दवाई मंगा ली जाए तो ये जल्दी ही सही हो सकते हैं। पहले जगपति मना करता है, चंदा भी मना करती है, लेकिन फिर चंदा सहमत हो जाती है क्योंकि उनके पास उतनी धनराशि नहीं होती है। दवाइयाँ आती हैं, जगपति सही हो जाता है, परंतु जगपति जब उससे पूछता है कि ये दवाइयों की व्यवस्था कैसे हुई तो चंदा कह देती है कि मैंने कड़े बेच दिए हैं। परंतु एक दिन वही कड़े चंदा के पास कपड़े में बंधे हुए जगपति देख लेता है और वहीं से जगपति को चंदा पर अविश्वास हो जाता है। बच्चन सिंह का घर आना जाना शुरू हो जाता है। चंदा भी उसके साथ काफ़ी खुश दिखाई देती है। इधर जगपति को चंदा पर
अविश्वास होता है और उधर कंपाउंडर बच्चन सिंह का आना जाना शुरू रहता है और जगपति बिना कुछ चंदा से पूछे सच्चाई को जाने कंपाउंडर से रुपए उधार ले लेता है और लकड़ी का काम करता है। जगपति इधर लकड़ी के काम में व्यस्त रहता है और कंपाउंडर बच्चन सिंह इधर चंदा के घर आता जाता रहता है। उसके बाद कुछ समय बाद अचानक ही जगपति को पता चलता है कि चंदा गर्भवती है। जब ये पता चलता है तो उसे वह काफ़ी क्रोधित होता है चंदा पर और उससे कहता है कि ये सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशर्म बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश के तले ... इसका मतलब है कि वो और भी कुछ कहना चाहता था और उसके जवाब में चंदा कहती है तब की बात झूठ है, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया ... इसका मतलब ये है कि जगपति ने बच्चन सिंह से रुपए जो उधार लिए थे उसके एवज में बच्चन सिंह चंदा के साथ सुख प्राप्त करना चाहता था और उसने जानते हुए भी इस पर कोई ऐतराज़ उस समय नहीं उठाया। चंदा बेबस थी और चंदा गर्भवती हुई। उसके बाद अगले दिन चंदा अपने मायके चली जाती है। जगपति को पता चला कि चंदा ने पुत्र को जन्म दिया है। उसी रात जगपति अफीम खाकर मर जाता है। चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति कोई राजा नहीं, बच्चन सिंह का कर्जदार था। जगपति ने मरते समय 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम लिखा और दूसरा कानून के नाम लिखा। उसने चंदा को लिखा, तुम बच्चे को लेकर घर चली आना। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। उसने कानून को लिखा, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं जानता हूँ मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, अपने कर्ज का जहर था। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से ही दिलाई जाए। इस कहानी के समानांतर राजा निर्वंशिया की जो कथा माँ सकट के अवसर पर सुनाती थी, कहानीकार ने वह भी दी है, परंतु वहाँ दैवी शक्ति का उल्लेख है। राजा रानी और कुल देवता की बात है। जगपति न तो राजा था और न ही कोई दैवी शक्ति से उसे सहायता मिली। वह एक साधारण मनुष्य था, अतः उस पर लांछन लगने स्वाभाविक थे, किंतु उसने जीते जी जो चंदा को प्यार किया था, मरने के बाद भी बच्चे को अपना नाम देकर उसके कलंक को धो डाला। तो इस प्रकार यह कहानी का सारांश है। मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा, जाना होगा।